वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बार का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इससे पहले ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है बार स्टेशनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का आपको मिल जाएगा। आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार के एग्जाम में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन रहता है 40 क्वेश्चन आएगा और उसमें आपका जो ईच क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है, मतलब 120 रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब बोल रहा है कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, उसका बोल रहा है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो सेमीकंडक्टर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, आप लिख सकते हो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो सेमीकंडक्टर में जब भी आपको टेम्परेचर को क्या करोगे, राइज करोगे, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। इसी केस में अगर यहाँ सेमीकंडक्टर की जगह कंडक्टर रहता तो कंडक्टर जो होता है इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो इस केस में क्या होगा, कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दो कंडीशन आप याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेमीकंडक्टर का पूछा था तो इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर अगर राइज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेसिस्टेंस इज डबल इन लेंथ इट्स रेसिस्टेंस बिकम। मतलब कोई भी वायर है, मतलब वायर कंडक्टर है, सपोज करो ये एक कंडक्टर है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, और इसका जो रेसिस्टेंस है कितना है, 0.2 ओम। आप बोल रहा है इसको डबल कर दिए, लेंथ को क्या किए, डबल कर दिए, 2L कर दिए, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा। तो आपको फार्मूला एक पता होगा, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, रो L बाई ए, यहाँ तक आप समझ गए। R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको पता है रो जो होता है क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब कोई भी मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा उसका रेसिस्टिविटी होगा, और L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये जो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखो L पहले लेंथ L था तो रेसिस्टेंस क्या है, 0.2। अब 2L कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या होगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, लेंथ को दुगुना कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इस केस में आपको, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, R क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ दिया, लेंथ को डबल कर दिए, तो मतलब पहला केस में मानते हैं R1 इक्वल टू 0.2 ओम और L1 जो है L है। दूसरा केस में R2 इक्वल टू क्या होगा, निकालना है, और L2 इक्वल टू क्या दिया है, 2L हो जाता है। तो अब इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, R1 बाय L1 इक्वल टू R2 बाय L2। तो R1 क्या है, 0.2, L1 की जगह पर L, R2 आपको निकालना है, L2 की जगह पर 2L। ठीक है, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, L कैंसिल, तो 2 इंटू 0.2 तो क्या होगा, 0.4 ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0.4 ओम। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया था कि ए वायर ऑफ कंडक्टर 0 रेजिस्टेंस इज डबल कर दिए इन लेंथ,
और कभी कभी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो वायर हम लेते हैं उसको हम स्ट्रेच करते हैं। जब भी स्ट्रेच आएगा क्वेश्चन में, स्ट्रेचिंग द वायर, तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम जो है आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी वायर अगर एल लेंथ का लिए, उसी वायर को हम मतलब 4 टाइम्स उस लेंथ को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसका ओवरऑल वॉल्यूम जो है सेम रहना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या होगा, R1/L1 स्क्वायर इक्वल टू R2/L2 स्क्वायर। इसको आप याद रखिए, किस केस में है, जब बोलेगा कि हम वायर या कंडक्टर लेंथ आर स्ट्रेच्ड, मतलब सपोज करो कोई भी कंडक्टर है, अगर यहाँ पे मान के चलो कि इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। ठीक है, अब इसको, इस एल को हम 5L में कन्वर्ट करते हैं, मतलब लेंथ को 5 टाइम बढ़ा देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इसका जो मटेरियल होगा, जो भी मटेरियल का हम बनाते हैं उसका वॉल्यूम दोनों का सेम ही करेंगे ना, इसका भी वॉल्यूम आपको सेम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से एल से मल्टीप्लाई, एरिया इंटू एल, मतलब क्या हो जाएगा, एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो मीटर क्यों हो गया तो वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होता है, इसलिए ये जो फॉर्मूला आता है R1/L1 स्क्वायर इक्वल टू R2/L2 स्क्वायर, ये किस केस में यूज़ करेंगे, जब वायर या कंडक्टर का लेंथ आर स्ट्रेच टू 2L टाइम या 3L टाइम, या जो लेंथ देता है उसका 3L या 2L या 4L, तो उस केस में आप इसको कंसीडर करेंगे। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला, इसमें बेसिक फार्मूला R इक्वल टू ρL/A, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, Which method can be used for the absolute measurement of resistance? देखो, absolute measurement of resistance जो है, हमेशा हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखो लोरेंज मेथड कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब देखो एक लोरेंज फोर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लोरेंज फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E प्लस V इंटू B। Q क्या हो गया, चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, V हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, अब B हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फील्ड डेंसिटी, जो भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और F क्या हो गया, फोर्स। तो ये किसका है, लोरेंज फोर्स का। ये लोरेंज फोर्स का ये फार्मूला है जो कि एग्जाम में भी आ भी सकता है। ठीक है, और इसका क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं फाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालने के लिए। यहाँ तक समझ गए। अब देखो ओम्स लॉ तो आपको पता है क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद बचा है आपका रिलीज। देखो रिलीज मेथड जो है, इट इज़ यूज टू क्या करने के लिए, प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। इसका यूज क्यों करते हैं, रिलीज मेथड का यूज क्यों करते हैं, मैं लिख देता हूँ, इट इज यूज टू, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आपको सारे जितने भी ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इट इज यूज टू प्रेडिक्टिंग मतलब क्या होता है, पता करना कोई भी चीज़ का, प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम।
यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर। देखो बोल रहा है कोई लैंप है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। देखो यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ, तो वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज दे या ना दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी पावर दिया रहेगा तो आप पावर लिख लो। पावर कितना है, 100 वाट। वाट को किलो वाट में बदलेंगे कितना होगा, 0.1 किलो वाट पावर निकल गया। टाइम क्या है, टाइम कितना मिनट के लिए, हम 30 मिनट्स है, तो इसको आप लोग क्या करो, आवर में चेंज करो। तो 30/60 क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 आवर। ठीक है, पावर और टाइम निकल गया। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर क्या है 0.1, टाइम क्या है 0.5, तो 0.1 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.05, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 है, फिर पॉइंट के बाद तो डबल हो जाएगा, तो 0.05 क्या हो जाएगा किलो वाट आवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 0.05 किलो वाट आवर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। जब भी यूनिट में पूछेगा तो ये एक यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो उसको बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। ठीक है, ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही आंसर क्या होगा 0.05 किलो वाट आवर। नेक्स्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इज ड्यू टू। सॉलिड में जो है फ्लो ऑफ करंट क्यों मतलब किस कारण से होता है। सॉलिड मतलब क्या, कंडक्टर इधर कौन कौन सा होता है, इधर कॉपर और क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो इस क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड कंडक्टर है, तो उसमें फ्लो ऑफ करंट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो सिर्फ क्या होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डिटरमाइन। देखो जब भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बोलेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के केस में, तो हमेशा क्या क्यों यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, टू फाइंड कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस अगर निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। एक यूज करते हैं आयरन लॉस निकालने के लिए। आयरन लॉस को ही मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस। इसी मैग्नेटिक लॉस को ही ईडी करंट लॉसेस प्लस हाइस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, और इसको कोर लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए। कभी कभी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछेगा, मतलब हम लोग जो ट्रांसफार्मर के किस साइड में करते हैं, हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड। तो जब भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात होगी दोस्तों, तो हमेशा हाई वोल्टेज साइड में करेंगे। हाई वोल्टेज साइड में इसलिए करेंगे कि हाई वोल्टेज साइड में क्या होगा, करंट कितना होगा, जिधर हाई वोल्टेज होगा उधर लो करंट होगा, तो जिधर लो करंट होगा उधर हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। इसी में अगर ओपन सर्किट के बारे में पूछेगा कि ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग कहाँ करेंगे, तो ओपन सर्किट टेस्ट आपको पता चल गया कि आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस या एडी करंट या हिस्टेरिसिस लॉस, कोर लॉस निकालने के लिए यूज करते हैं। और जो अगर ओपन सर्किट टेस्ट में पूछेगा किस साइड करेंगे, तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा लो वोल्टेज साइड में यूज करते हैं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है एट 50% ऑफ द फुल लोड। तो क्या होगा इसका सही आंसर, एट 50% ऑफ द फुल लोड। ये दोनों सेम ही आंसर है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा, अगर पावर ट्रांसफार्मर के केस में पूछता, पावर ट्रांसफार्मर के केस में तो क्या होता है, एट
फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज सेकेंडरी जो होता है करेंट ट्रांसफार्मर का, उसको हम लोग हमेशा शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अवॉइड कोर सेचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवॉइड कोर सेचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड लार्ज टर्बो अल्टरनेटर। देखो, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ना ट्रांसफार्मर कोर, इस तरह से रहता, बहुत पतला, थिन लेयर ऑफ वर्निश यूज करते हैं कोर में। ठीक है, इस तरह से रहता है ट्रांसफार्मर का कोर। तो किस मटेरियल का बना होता है? तो होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट। देखो, स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर की बात होगी तो स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर अगर आपको निकालना हो तो आप देखो कि दोनों का रेटिंग क्या दिया, सबका 2 सबका 2 है। तो जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, KVA अगर सेम हो, ठीक है, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसका रेटिंग सबसे क्या होगा? ट्रांसफार्मर साइज, मतलब साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी देखो कि किसका सबसे ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज, दिया हुआ है कॉपर लॉस 1600 वाट एट हाफ लोड। एट हाफ लोड पे निकालना। तो एट हाफ लोड पे क्या हो जाएगा? फुल लोड पे 1600 है तो 1600 इंटू हाफ लोड पे 1/2 का स्क्वायर, तो 1600 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? 400 वाट। ठीक है, अगर यहाँ पे हाफ के जगह, सपोज करो हाफ के जगह 3/4 बोलता लोड है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? 1600 इंटू 3/4 का स्क्वायर करते तो 1600 इंटू 9/16। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर 1/4 लोड पूछता यहाँ पे, तब क्या करते हैं? तो 1600 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, तो क्या होता? 1600/1/16, तो कितना होता? 100 वाट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? हाफ लोड पे, तो 1600 कितना है दिया हुआ है इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 400। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 400 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ साइन वेव इज 5 सेकेंड्स, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। देखो, टी दिया हुआ आपका 5 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t, तो 1/5 सेकेंड है। अब देखो, इस सेकेंड को 5 सेकेंड को मिली सेकेंड में अगर बदलेंगे, 5 बाय कितना करेंगे? 1000 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो 5/1000 मतलब 1000 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 क्या हो जाएगा? हर्ज। तो इसका क्या होगा सही आंसर? 200। तो यहाँ पे एक जीरो है, इस तरह से आप कर सकते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ साइन वेव 5 सेकेंड है, तो इट्स फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 200 हर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इन्हें प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पूछ रहा है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, देखो प्योरली इंडक्टिव मतलब एक्सएल इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे ओम में, ठीक है, क्योंकि प्योरली एक्सएल नहीं, इंडक्टेंस एल इक्वल टू, ये क्या हो गया? एक्सएल क्या हो गया? एक्सएल को क्या बोलते हैं? एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो भी वैल्यू होगा उसको डिनोट करते हैं, इसको क्या चीज में? ओम में, ठीक है। तो एल का क्या होगा? हेनरी। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोला, मतलब प्योरली इंडक्टिव का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी रेसिस्टिव पार्ट नहीं है, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो।
तो जहाँ पे रेसिस्टेंस जीरो होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे रेसिस्टेंस जीरो होगा तो रेसिस्टेंस क्या करता है, एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। क्या करता है, एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। लेकिन यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव है, मतलब प्योर है इंडक्टर, रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब एक्टिव पावर क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो एक्टिव पावर या एक्चुअल पावर क्या हो जाएगा, जीरो होगा इसका सही आंसर। ठीक है, रिएक्टिव पावर तो जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। और एपरेंट पावर एस इक्वल टू आपको भी पता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, एपरेंट पावर इक्वल टू रूट अंडर रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो ये पावर अगर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पावर जीरो हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू, मतलब कम्प्लेक्स पावर इक्वल टू रिएक्टिव पावर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्चुअल पावर इज जीरो। यहाँ प्योरली इंडक्टिव है, अगर यहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव भी रहता, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी रहता, फिर भी आंसर क्या होता, एक्चुअल पावर इज जीरो। बस कंसेप्ट को आप समझिए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर फॉर ए साइन वेव इज, देखो साइन वेव दिया हुआ है तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस बाई एवरेज, आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, या कोई भी वेव फॉर्म का। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अगर करेंट के फॉर्म में लेंगे तो IM बाई रूट टू, और एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू करंट का फॉर्म लेंगे तो 2 इंटू IM बाई पाई। अब इसको फॉर्म फैक्टर फार्मूला में पुट कर दो, आरएमएस वैल्यू क्या हो गया, IM बाई रूट टू इंटू पाई बाय 2IM। ठीक है, IM कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 रूट टू, तो इसका क्या हो जाएगा 1.11, जब डिवाइड करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1.11। एक होता है पीक फैक्टर, पीक फैक्टर जो होता है रूट अंडर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये भी आप याद रखो। पीक फैक्टर इक्वल टू रूट अंडर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे पीक फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे रिपल फैक्टर होगा, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर इक्वल टू होता है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1 इसका रूट अंडर। अगर डायरेक्ट अगर आपको रिपल फैक्टर निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। यहाँ पे 3-4 फार्मूला होता है, एक होता है आपका पीक फैक्टर, पीक फैक्टर का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू। कोई भी वेव फॉर्म दिया रहेगा, इधर फुल वेव, हाफ वेव, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। पीक फैक्टर को ही क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, या CREAST, क्रिस्ट फैक्टर, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला, अगर रिपल फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, आपको फॉर्म फैक्टर पता है तो आप निकाल सकते हो। रिपल फैक्टर जब निकालेंगे तो लगभग 0.48 के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम पीक वैल्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज द लिस्ट मीन वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर सेम पीक वैल्यू के लिए इस सब में से, इसमें से किस में से लिस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, मीन वैल्यू, मीन या एवरेज वैल्यू। तो इसका क्या होगा, हाफ वेव रिएक्टिफाइड साइन वेव का। हाफ वेव रिएक्टिफाइड साइन वेव का क्या होता है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगा, IM बाई पाई। अगर करंट के फॉर्म में दिया रहेगा, अगर वोल्टेज के फॉर्म में देगा तो VM बाई पाई। यहाँ पे एक टेबल मैं लिखता हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई भी वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा RMS, एवरेज, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, पीक फैक्टर, जो कि एग्ज़ाम में आता है। अगर मैं बात करूं पहले स्क्वायर वेव की, स्क्वायर वेव के बारे में अगर पूछेगा तो इसका क्या होगा, पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा वही होगा।
एवरेज भी पीक ही होगा। तो जब दोनों पीक है तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रिपल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और पीक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं साइनोसॉइडल की बात करूं, अगर साइनोसॉइडल रहेगा तो Im/√2 और एवरेज क्या हो जाएगा 2Im/पाई, और फॉर्म फैक्टर क्या होगा 1.11, ये हो जाएगा 0.48 रिपल फैक्टर, और ये हो जाएगा 1.41, आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे देखो साइनोसॉइडल वेव या फुल वेव, इसी को या साइनोसॉइडल या फुल वेव रिएक्टिफाइड, दोनों का क्या होगा, सेम होगा, आरएमएस वैल्यू Im/√2 और एवरेज होगा 2Im/पाई, फॉर्म फैक्टर हो जाएगा 1.11, रिपल फैक्टर हो जाएगा 0.48, और पीक फैक्टर क्या हो जाएगा 1.41। अगर ट्रायंगुलर वेव के बारे में पूछेगा, ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, अगर ट्रायंगुलर वेव के बारे में पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, आरएमएस Im/√3, ट्रायंगुलर है √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा Im/2, ये हो जाएगा 1.154, ये हो जाएगा आपका 0.5759, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और पीक फैक्टर क्या हो जाएगा 1.73। अगर हाफ वेव के बारे में पूछेगा, हाफ वेव रिएक्टिफाइड, ठीक है, हाफ वेव रिएक्टिफाइड, तो इसका क्या हो जाएगा Im/2, और ये हो जाएगा आपका Im/पाई, 1.57 हो जाएगा क्या, फॉर्म फैक्टर, और रिपल फैक्टर हो जाएगा 1.98, और ये आपका हो जाएगा पीक फैक्टर 2। तो इस टेबल को आप, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको कहीं भी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन इससे पक्का एग्जाम में आता है, खास करके नेटवर्क का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर और रिपल फैक्टर से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा टेबल टाइप से बना देता हूँ, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया हाफ वेव रिएक्टिफाइड साइन वेव होगा। अब देखो हाफ वेव क्या है, इसका हाफ वेव रिएक्टिफाइड साइन वेव का एवरेज वैल्यू क्या है, Im/पाई है, ठीक है। Im/पाई है तो मतलब अगर Im/पाई मतलब 1/पाई, अगर इसको मानो आप, ठीक है, 1/पाई मानो, तो 1 में पाई से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, पाई का 3.14, तो कम ही होगा, और समय इसमें 2 है, इसमें ऊपर 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाफ वेव रिएक्टिफाइड साइन वेव। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया, इंडिया में जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज है, और 60 के बारे में पूछेगा तो ये यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के बारे में पूछा है, तो डीसी सर्किट में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसी वोल्टेज ऑफ 50 हर्ज दिया हुआ है, ठीक है, हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50 वोल्ट, इट्स वैल्यू आफ्टर 1.1/600 सेकेंड्स, आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0 विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे सॉल्यूशन करते जाओ। देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका कितना है, 50 हर्ज, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्स दिया हुआ है कितना है, 50 वोल्ट, टाइम दिया हुआ है कितना है, 1/600 सेकेंड। तो आपको पता है एट द इंस्टेंट द करेंट इज 0 विल बी, ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, 1/600 सेकेंड पे कितना वोल्टेज होगा, तो आपको पता है Vt इक्वल टू क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी होता है, तो Vt इक्वल टू निकालना है मुझे, तो Vm क्या दिया हुआ, मैक्सिमम 50, साइन ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf, और t की जगह क्या लिखेंगे, 1/600, तो 50 इंटू साइन
टू पाई एफ की जगह क्या है 50 इंटू 1/600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 साइन, अब देखो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये π/6, तो 50 साइन π/6 यानी साइन पाई की जगह पर पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 भागा 6 कितना हो जाएगा साइन 30, तो क्या हो जाएगा 50 साइन 30 का मान 1/2, तो कितना हो जाएगा 25 वोल्ट, कितना आ जाएगा आंसर 25 वोल्ट, तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 26 वोल्ट के अप्रॉक्स हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा 25 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्सिंग ऑफ ए 3 फेज AC मोटर अचीव्ड बाय, 3 फेज AC मोटर को आप कैसे रिवर्स कर सकते हो, मतलब रिवर्स अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में अगर आपको रोटेट करवाना तो आप क्या करोगे इंटरचेंजिंग एनी ऑफ द सप्लाई लाइन्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा इंटरचेंजिंग एनी ऑफ द सप्लाई लाइन। जैसे 3 आता है, ठीक है, RYB, अगर आपको रिवर्स करना है तो RYB को RYB क्या चल रहा है, अगर समझो कि क्लॉकवाइज में है CW में है, इसको रिवर्स करना है तो कोई 2 पोलरिटी को चेंज कर देंगे, यहाँ पे R को Y कर देंगे और Y को R कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन ऑफ द जो मोटर होगा AC मोटर 3 फेज AC मोटर का वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है, एन इंडक्शन मोटर हैज ए रेटेड स्पीड दिया हुआ 720 RPM, हाउ मेनी पोल हैज इट्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, P इक्वल टू निकालना है, तो आपको पता है N इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू F/P। अब देखो जब इंडक्शन मोटर में क्या है यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो फ्रीक्वेंसी आप कंसीडर कर लो 50, ठीक है, हमेशा 50 कंसीडर करते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप उसको उस फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करो, तो N आपको पता है 720, 120 फ्रीक्वेंसी आपको पता है 50/P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू 50/720, ये ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा 12 से कटेगा 6, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.33, तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 8 पोल के अप्रॉक्स हो जाएगा, क्योंकि पोल निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, पोल क्या होता है निगेटिव में नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा 8 पोल, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 पोल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंडक्शन मोटर रोटर रिएक्टेंस पर फेज इज प्रोपोर्शनल टू, जब भी रोटर रिएक्टेंस की बात करेंगे पर फेज, ठीक है, रोटर रिएक्टेंस के केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा स्लिप का होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका स्लिप हो जाएगा, ठीक है। देखो जो रोटर रिएक्टेंस होता है X2R इक्वल टू SX2 होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ये 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, स्लिप दिया हुआ है 4%, स्लिप इक्वल टू 4%, तो इसको लिख सकता हूँ 0.04 स्लिप दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर EMF, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर EMF क्या हो जाएगा S इंटू एफ, स्लिप क्या है 0.04 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 50, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो आपका 2 हर्ज हो जाएगा, क्या होगा 2। बस आपको रोटर फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू क्या होता है SF, ये फॉर्मूला को आप याद रखिए, तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 4% की जगह कुछ भी दे सकता है 2%, 6%, 8%, ठीक है, तो आप आराम से इस फॉर्मूला पे पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन सेट, देखो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है हमेशा वेलो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो होता है इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होता है NS माइनस NR, NS क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड होता है, ठीक है, और ये क्या होता है रोटर स्पीड किसका इंडक्शन मोटर का, तो जो सिंक्रोनस स्पीड होता है NS हमेशा क्या होता है NR से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर के केस में पूछ रहा है, तो इंडक्शन मोटर में हमेशा बेलो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करेगा। नेक्स्ट है
स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, देखो जब भी स्टार डेल्टा के बारे में बोलेगा तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ द मोटर उसी केस में पॉसिबल हो जहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है उसके स्टार्टिंग करंट को। तो यहाँ पे देखो 3 फेज में सिंगल फेज मोटर है तो नॉट पॉसिबल किस में होगा, सिंगल फेज मोटर में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट, द चार्जिंग करेंट इन ए केबल, जब भी चार्जिंग करेंट इन ए केबल के बारे में पूछेगा तो केबल का मतलब है उसमें क्या होता है, कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्जिंग करेंट में लीड करता है किसको, वोल्टेज को, तो लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज मोस्ट डेंजरस, देखो शॉर्ट सर्किट मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है, एक तो होता है डीड शॉर्ट सर्किट, उसी को बोलते हैं, या वोल्टेड 3 फेज शॉर्ट सर्किट, उसी को बोलते हैं डीड शॉर्ट सर्किट, तो सबसे खतरनाक होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन, देखो विंड प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रीडोमिनेंट होता है, तो सपोर्टिंग टावर पे होता है, सपोर्टिंग टावर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग टावर। इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू चेंज, देखो जो ट्रांसमिशन टावर होता है, सपोज करो कि एक यहाँ है और एक टावर ये है, ठीक है, और यहाँ से लाइन गया है ट्रांसमिशन लाइन, तो हाइट को आप जितना बढ़ाओगे इसको, ये समझो कि एक ग्राउंड है, ठीक है, तो इस हाइट को जितना हम एच को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पैरामीटर टू लाइकली चेंज, तो कैपेसिटर क्या होता है, मोस्टली चेंज होता है, जितना हम हाइट को बढ़ाएंगे उतना कैपेसिटर क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इंडक्टेंस रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता हाइट। ठीक है, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एक कंडक्टर के लेंथ पे, जो भी कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, बंडल कंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं, बंडल कंडक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे इंडक्टेंस, इफेक्टिव इंडक्टेंस जो होता है उसको क्या करना रहता है, कम करना रहता है। नेक्स्ट, स्किन इफेक्ट इज नोटिसेबल ओनली एट ए फ्रीक्वेंसी, स्किन इफेक्ट आपको कब पता चलेगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी। द कंडक्टर आर बंडल प्राइमरी टू, अभी मैं बताया था कंडक्टर को हम लोग बंडल क्यों करते हैं। ठीक है, बंडल कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, देखो सपोज करो कि आपको 765 kV का ट्रांसमिशन लाइन को ले जाना है, ठीक है, 300 किलोमीटर दूर, तो आप अगर एक कंडक्टर को आप कंसीडर करते हो, ठीक है, एक कंडक्टर आप 765 kV का कंसीडर करते हो, तो इसका ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा होगा उतना करंट कैरी करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग बंडल कंडक्टर के थ्रू भेजते हैं, मतलब 4 अलग अलग कंडक्टर यूज करते हैं, ऐसे करके इस तरह से रहता है, एक कंडक्टर यहाँ कनेक्ट रहता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 4 अलग अलग कंडक्टर जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बंडल कंडक्टर। ठीक है, और एक क्या यूज होता है, ये सेपरेटर होता है, चारों कंडक्टर को अलग अलग सेपरेट करने के लिए। तो बंडल कंडक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द रिएक्टेंस, क्या होगा इसका सही आंसर, रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, समझ गया। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन के बारे में पूछा। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल में जो वोल्टेज लेवल होता है 66 kV होता है। 33 kV पे हम लोग पिन इंसुलेटर यूज करते हैं, पिन इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट, लेमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू रिड्यूस, पता चल गया होगा लेमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज, देखो रिलक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमिनेंस, क्या होगा आंसर, प्रीमिनेंस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रीमिनेंस। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसका क्या होता है M/H होता है। ठीक है, ये याद रखिए, एग्जाम में आता है ससेप्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, और रिलक्टिविटी आपको पता है, रिलक्टिविटी या रिलक्टेंस एक ही होता है। रिलक्टेंस क्या करता है, अपोज करता है किसको, फ्लक्स को, और परमेबिलिटी आपको पता ही है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी। देखो रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी जो होता है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का यूनिट क्या होगा, वेबर पर स्क्वायर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ऐसे भी कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को BM बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू द सर्किट ब्रेकर अंडर फॉल्ट कंडीशन इज प्रोवाइडेड बाय। कौन इन्फॉर्मेट करता है सर्किट ब्रेकर को कि फॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, या सिस्टम सही चल रहा। देखो सर्किट ब्रेकर ऐसे ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को कोई न कोई सेंस करता है। सेंस का मतलब हो गया कि आइदर सिस्टम फॉल्टी है, ठीक है, या हेल्दी है। अगर फॉल्टी है, कोई माइनर फॉल्ट है, तो कौन, रिले जो है सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है या सेंस करता है। ठीक है, तो रिले का काम है, रिले क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है ब्रेकर को कि हाँ फॉल्ट हो गया ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तब जाके सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रिले होगा। नेक्स्ट, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। एट द मतलब अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाय, देखो यहाँ पे बोल रहा है कैपेसिटेंस, इसमें से कौन कैपेसिटेंस को मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको पता है RLC ब्रिज से हम लोग रेसिस्टेंस भी मेजर करते हैं, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी। ठीक है, तो इससे आप कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हो। विंड ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। स्केरिंग ब्रिज से आप कैपेसिटर निकाल सकते हो, मैक्सवेल विंड ब्रिज से भी आप क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों निकाल सकते हो इससे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विंड ब्रिज। द ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन, देखो अब देखो थर्मोकपल के बारे में पूछा। थर्मोकपल का जो ऑपरेशन है सीबेक इफेक्ट के बेस्ड पे आधारित है। ठीक है, अब इसमें से दो अलग अलग है, एक होता है पेल्टियर इफेक्ट और एक होता है थॉमसन इफेक्ट। देखो पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में अगर पेल्टियर इफेक्ट के बारे में आएगा तो आप इसको इस तरह से ड्राइव कर सकते हो, इट इज ए वे ऑफ टर्निंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट या कोल्ड, उसको क्या बोलेंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, हीट या कोल्ड किस पे डिपेंड, ऑन द डायरेक्शन ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मटेरियल यूज्ड। ये क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट होता है। एग्जाम में आ भी सकता है, तो आपको अगर आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। और देखो थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, थॉमसन इफेक्ट जो होता है
इसका हम लोग यूज़ करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पासिस करेंगे कोई भी सर्किट में, तो उसमें हम लोग सिंगल मटेरियल को के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं अलोंग इट्स लेंथ। उसको क्या बोलेंगे? थॉमसन इफेक्ट। और फैराडेज लॉ पता ही है, फैराडेज लॉ क्या होता है? व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है? फैराडेज लॉ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्मोकपल के बारे में पूछा, तो क्या होगा इसका? सीबेक इफेक्ट। नेक्स्ट 39, ये बाइनरी दिया हुआ है, डेसिमल में पूछ रहा है, डेसिमल नंबर क्या होगा? तो क्या है? 100101। एक में बताया था कि आपको जैसे इस टाइप का रहेगा तो आप यहाँ ऐसे करो, एक इस साइड से लिखो, उसको उसके बाद डबल करते जाओ, 1 2 4, ठीक है, 8 16 32। अब देखो जहाँ जहाँ 1 है उसको ऐड कर दो, तो 1 की जगह क्या है? 32 प्लस 1 की जगह क्या है? यहाँ पे 4 है, फिर 1 की जगह 1 है, तो कितना हो जाएगा? 37। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37। इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 1 1 1 0 0 1 0 1 इस तरह का आ गया क्वेश्चन में, तो मैं क्या बोला? आप इधर से लिखना स्टार को, 1 लिखो, उसके बाद डबल करते जाओ, 2 4 8 16 32 64 और 1 2 8। अब देखो जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर वाले जितने भी हैं उसको ऐड कर दो, तो 1 यहाँ है तो इसके ऊपर क्या है? 1 2 8, फिर इस 1 के ऊपर क्या है? 64, फिर इस 1 के ऊपर क्या है? 32, फिर इस 1 के ऊपर क्या है? 4, फिर इस 1 के ऊपर क्या है? 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 2 7, 4 11 8 19, 1 हुआ, 3 1 4 6 4 10, 12 10 22, 229 हो गया। तो अगर डिजिट में अगर 8 दिया रहता आंसर यहाँ पे बाइनरी डिजिट में, तो आंसर क्या होता है? 229। समझ गए? मेरा जो समझाने का मकसद है, आप किसी भी टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट मिनिमाइजेशन इज डन बाय। देखो जब भी मिनिमाइजेशन का बात होगा तो उसको बोलते हैं के मैप। सही आंसर क्या होगा? के मैप होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।